हाँ जी बेटा, वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज गॉस लॉ। ओके, एक नया टॉपिक आ रहा है बेटा इतने दिनों के बाद, गॉस लॉ। फिर उसके बाद आ जाएंगी उसकी एप्लीकेशंस। ओके, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस 3-4 दिन चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इस पे बोर्ड में भी कई एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही आते हैं। सो नेक्स्ट इज गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। बट बेटा बिफोर स्टार्टिंग गॉस लॉ वी हैव टू डू वन टर्म, दैट इज ओके। तो गॉस लॉ करने से पहले हमें एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़। बेटा आप इतने दिनों से कई चीज़ें पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के भी कई कंसेप्ट पढ़े, चार्ज तो पढ़ ही रहे हो। फिर सब कुछ किससे रिलेटेड चल रहा है, चार्ज से रिलेटेड चल रहा है, तो बथेरा कुछ पढ़ा। बट अब कुछ टॉपिक्स का स्टाइल चेंज होगा, गॉस लॉ आएगा, उसमें सबसे पहले किसका कंसेप्ट है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट है। तो देखो पहले 20-25 मिनट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे लगाते हैं। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से सुनना जी, इसकी डेफिनेशन में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines crossing a area. Okay, number of electric field lines crossing an area perpendicular its surface। कि एक गिवन एरिया को बेटा उसके परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करके निकल रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करते वक्त एक ना एरिया का कंसेप्ट आ गया। अब अगली बात ये है कि यार एरिया को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा एरिया को अभी तक आप एक स्केलर क्वांटिटी मानते रहे होंगे, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट यार स्केलर ही है, लेकिन यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएंगी कि हमें एरिया को भी क्या कंसिडर करना पड़ेगा, वेक्टर करना पड़ेगा। अगर तो बेटा सिर्फ एरिया ही निकाल रहे हैं हम तो उसको स्केलर मान के काम चलाते रहे, लेंथ इनटू लेंथ, दोनों स्केलर है तो रिजल्ट भी स्केलर आता था। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पे हमें एरिया को क्या मानना पड़ेगा, वेक्टर मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, थोड़ा सा एरिया को डिस्कस कर लें, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो पहले एक कंसेप्ट है हमारे पास, एरिया को स्केलर नहीं क्या मानने वाले, अब हम वेक्टर मानने वाले हैं। तो अगली टर्म अपने पास आ रही है बेटा जी, एरिया वेक्टर। ओके, अब ये एरिया वेक्टर क्या चीज है, ध्यान से सुनना जी। एरिया तो एरिया ही है, एरिया तो वही चीज है कि मान लो अपने पास ये एक पर्टिकुलर एरिया है, शीट है। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये जो शीट मैंने अभी बोर्ड पे बनाई है आपके सामने, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टली बनाई है। कैसे बनाई है, हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है भाई। ओके, लेट अस कंसीडर कि ये कुछ कैसे पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, मतलब इसका सरफेस ऊपर है। तो बेटा एरिया का मैग्नीट्यूड तो जो आएगा सो आएगा, इट्स डायरेक्शन इज टेकन एज नॉर्मल टू इट्स सरफेस। इसकी डायरेक्शन किधर को ली जाती है हमेशा, नॉर्मल टू इट्स सरफेस। अब ये जो एरिया है इक्वल टू ए इसका मैग्नीट्यूड, इसको वेक्टर मान लो,
और बेटा इसके साथ क्या लगाते हैं, नॉर्मल लगाते हैं, नॉर्मल। ओके, अब ये एरिया वेक्टर हो गया। डायरेक्शन सरफेस की हमेशा क्या लेनी है, नॉर्मल लेनी है। अब ये जो बोर्ड का सरफेस है, बोर्ड का सरफेस, इसका जो भी एरिया सो है, ओके, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स यू पीपल, नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, ये जो फ्लोर है, फ्लोर फ्लोर, इसकी डायरेक्शन किधर लेनी है हमने, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल। ओके, जो आपका फ्लोर है उसका नॉर्मल ऊपर जाएगा, जो आपकी सीलिंग है वो भी कुछ ना कुछ एरिया उसका नॉर्मल किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। दैट मीन्स एरिया को वेक्टर मानो, उसकी डायरेक्शन भी लेंगे। डायरेक्शन किस तरफ लेते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। इफ वी कंसिडर अगेन दिस बॉक्स टाइप सिचुएशन, रूम है, बॉक्स है, जो मर्जी मान लो, ओके, तो इसके 6 सरफेसेस हैं। ओके, 6 सरफेसेस हो गए इसके। ये हो गया ऊपर वाला पहला सरफेस, ये दूसरा हो गया जी, ये तीसरा नीचे वाला, फोर्थ हो गया, ये सामने वाला फिफ्थ है, ज़्यादा शेड नहीं किया मैंने इसको, और इसके जो पीछे वाला है। 6 सरफेस हो गए। अब ये टॉप सरफेस का जो एरिया सो है उसकी डायरेक्शन किधर लोगे, नॉर्मल टू द सरफेस। इसकी डायरेक्शन भी नॉर्मल टू द सरफेस। नीचे वाले सरफेस की डायरेक्शन भी नॉर्मल टू द सरफेस, इसकी भी नॉर्मल टू द सरफेस। जो ये फेस है ये तुम्हारी तरफ आ जाएगा नॉर्मल, और जो पिछले वाला फेस है उसका नॉर्मल अंदर की ओर चला जाएगा। आई थिंक एरिया वेक्टर का कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा कि व्हाट इज एरिया। एरिया तो कुछ नहीं वही है, उसको क्या मानना है, अब से आपने वेक्टर मानना है। वेक्टर मानने के लिए उसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी, डायरेक्शन देने के लिए हमें नॉर्मल टू द सरफेस लेना होता है। ओके जी, अब एरिया को अगर आप ए से डिनोट करते हो तो आप इसको ऐसे लिख देते हो। ओके, कभी कभी इस चैप्टर में एरिया को हम सरफेस एरिया भी बोलते हैं, सरफेस एरिया। अब कई बुक्स में उसको एस से डिनोट किया हुआ है, हम भी एस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा एरिया का आपने स्मॉल पोर्शन लिया है, स्मॉल पोर्शन, तो उसको हम डी ए बोल देंगे। ओके, डी ए को भी वही, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका क्या आ गया, नॉर्मल। या फिर कभी कभी इसको डी एस भी बोलते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, साथ में क्या लग गया, नॉर्मल लग गया। तो एक नई टर्म है इस चैप्टर में सीखने के लिए। वापस किस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। एरिया को वेक्टर मान लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। अब देखो एरिया का कंसेप्ट क्यों आया, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, फ्लक्स की डेफिनेशन में मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कोई आपने एरिया कंसीडर किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने पहले केस में किया था। ओके, इसका नॉर्मल ऊपर की ओर है, इसका नॉर्मल ऊपर की ओर है, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ लेनी है मैंने, इन अपवर्ड डायरेक्शन। और बेटा इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो। ये पहली सिचुएशन कि इस रीजन में कुछ ना कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब दूसरी सिचुएशन देखो। लेट यहां पर हमने एक दूसरी शीट कंसिडर की जो कि ऐसे वर्टिकल पड़ी हुई है, वर्टिकल पड़ी है, तो इसका नॉर्मल इस तरफ है, तुम्हारे सामने जो भी है। ओके, वर्टिकल पड़ी है तो नॉर्मल इस तरफ हो गया। फील्ड वही है मेरा,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हुए। यार अब आप समझ सकते हो कि इन फर्स्ट केस एरिया हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो ये कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगी, इसके पैरेलल निकल जाएगी, ऊपर से निकल गई, नीचे से निकल गई, ओके, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी, या ऊपर से निकल गई या नीचे से निकल गई, दैट मीन्स इसको फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। अगर फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर पा रही है तो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। अब क्रॉस नहीं कर पा रही तो इस केस में बाय डेफिनेशन हमें फ्लक्स क्या कहनी पड़ेगी, जीरो, क्रॉस ही नहीं किया। एंड इन दिस केस यू आर सीइंग कि एरिया वर्टिकल पड़ा हुआ है, फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, सारी फील्ड लाइन इसको 90 डिग्री पे क्रॉस करते हुए जा रही हैं, क्रॉस करते हुए। दैट मीन्स इस केस में फ्लक्स कुछ ना कुछ आएगी, क्या आएगी फार्मूला बताते हैं अभी, आएगी कुछ ना कुछ फ्लक्स। दैट्स वाई एरिया का कंसेप्ट यहां पर डायरेक्शन के साथ चाहिए, हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि एरिया कुछ ऐसे रखा हुआ है तब फ्लक्स आएगी। कई बार अब जैसे फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में फील्ड भी अच्छा खासा और इस एरिया का मैग्नीट्यूड भी अच्छा खासा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई कि फील्ड एरिया दोनों होने के बावजूद फ्लक्स क्या आ गई, जीरो आ गई। अब यहां पे वही फील्ड है, सेम एरिया, फिर भी सेम फील्ड सेम एरिया, फिर भी सॉरी इसमें एरिया भी है, ई भी है, लेकिन फिर भी फ्लक्स जीरो आ रही है। और यहाँ पे वही फील्ड है, वही एरिया है, और यहाँ पे अच्छी खासी फ्लक्स आ रही है क्योंकि फील्ड लाइन उसमें से क्रॉस करती हुई जा रही हैं। तो दोनों बातें इकट्ठे करा दी, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक कंसेप्ट एरिया वेक्टर का, दोनों चीजें जरूरी हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ओके, इसमें से नोट करो जो भी करना है, बाकी बाद में देखते हैं। इस बेटा तो क्या बात कर रहे थे हम, वी वर टॉकिंग अबाउट एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या डेफिनेशन थी यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। एरिया को हमने वेक्टर मान लिया, ठीक है, एरिया अब से क्या है यार, वेक्टर है, हमने उसको वेक्टर मान लिया जी। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, इलेक्ट्रिक, अच्छा आगे जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, डिनोट तो इसको हम किससे करेंगे बेटा, फाई से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो मैग्नेटिक फ्लक्स हो फाई से डिनोट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो यहाँ पे ई लगा देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स हो यहाँ पे एम लगा देते हैं। अब इस चैप्टर में तो हमें पता ही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड तो भी शुरू नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर इसको ई एम कुछ नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड है कि अगर हमने यहाँ पे फाई लिखा तो फाई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो बात थी बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट्स सरफेस। अब इस हिसाब से जो फ्लक्स है, फ्लक्स एक तो वो डिपेंड करती है यार मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है स्ट्रांग होता है उतनी फील्ड लाइन क्लोज होती है, जितनी क्लोज होंगी उतनी ही एक गिवन एरिया में से ज्यादा पास कर देंगे। एरिया तो उतना ही है, फील्ड वीक है तो दूर दूर होंगी, कम पास कर देंगी, फ्लक्स कम आएगी। एरिया उतना ही है लेकिन फील्ड स्ट्रांग हो गया तो क्लोज हो जाएंगी, क्लोज जितनी क्लोज हो जाएंगी उतनी ही एक गिवन एरिया में से फील्ड लाइंस ज्यादा पास कर जाएंगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, ऊपर से ए का कंसेप्ट तो है ही है, फिर जितना एरिया होगा ज्यादा होगा उतनी फील्ड लाइन ज्यादा होंगी। लेकिन हमने कुछ देर पहले चेक किया था कि यार ए और ई के बीच में एंगल का भी बहुत चक्कर है। एंगल के हिसाब से फ्लक्स क्या आ जाती है, अलग अलग आ जाती है। अब वहां पे हमने चेक करवाया था आपको कि जब बेटा फर्स्ट केस, जब थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख लो, फर्स्ट केस में फ्लक्स जीरो आ रही थी। क्यों जीरो आ रही थी, और क्योंकि उसमें ई और जो एरिया वेक्टर था वो 90 डिग्री पे आ रहे थे, चेक करना। ओके, सो एंगल, और सेकंड केस में फ्लक्स मैक्सिमम आ रही थी क्योंकि एंगल कितना बन रहा था उसके बीच में, जीरो बन रहा था। तो बेटा एंगल की इन्वॉल्वमेंट है ही है, कॉस से आएगी, क्यों आएगी अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, कंबाइन कर दोगे
तो ये बन जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर लेनी होती है आपने? नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपने लेनी होती है नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज एंगल बिटवीन ई एंड नॉर्मल टू द सरफेस। इट इज एंगल बिटवीन ई एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, ई ए कॉस थीटा हो गया। यहां से इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का बेटा कोई रोल नहीं है, वन नहीं आना है, ई ए कॉस ऑफ थीटा। ओके जी, तो फ्लक्स का फार्मूला हो गया ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो भैया फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, याद करो। E इक्वल टू क्या था? माइनस dV बाय dr। ये हो गया वोल्ट, ये हो गई मीटर। तो इस हिसाब से एक और यूनिट बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। इट्स यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। एरिया मीटर स्क्वायर है, चेक करना। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर है। तो इसकी यूनिट अगर आप चेक करते हो तो ये भी बन सकती है, लेकिन यही चलती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही ज्यादा चलती है बेटा इसकी यूनिट। तो आपने यही याद रखनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बेटा। तो फ्लक्स इक्वल टू आ गई ई ए कॉस थीटा। ओके, एक और बात देख लो, यहां पर फ्लक्स आई ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। इस हिसाब से ई ए कॉस थीटा है यार, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। डॉट प्रोडक्ट के रूल से चेक कर सकते हो कि ये बन जाएगा ई डॉट ए। ओके, अब बेटा ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो चीजों का, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आता है यार, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको। इस हिसाब से फ्लक्स इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या हो गया बेटा? ई ए। क्या फार्मूला बनेगा फ्लक्स का? ई डॉट ए। ई ए कॉस थीटा कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगली बात एक और देख लो कि जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं। फ्लक्स का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी जीरो। सीधा सा हिसाब में भैया, अगर ई और ए के बीच का एंगल 90 से कम चल रहा है, ई और ए के बीच का एंगल 90 से कम चल रहा है, तो फ्लक्स आ जाएगी पॉजिटिव। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 चल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो फ्लक्स आ जाएगी नेगेटिव। और अगर कहीं सब कुछ होने के बावजूद एंगल पूरा पूरा कितना चल रहा है? 90 डिग्री चल रहा है, तो फ्लक्स आ जाएगी जीरो। सब कुछ है इसके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया भी है, बट एंगल ऐसा हो गया कि फ्लक्स क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। फ्लक्स में भी पॉजिटिव, फ्लक्स में भी नेगेटिव, फ्लक्स में भी जीरो। ओके, एक और एग्जांपल के हिसाब से इसको देख लेते हैं कि मान लो लेट ये कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, ये कोई क्लोज सरफेस हो गया। ओके, यहां पर लेट कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं। ओके, क्लोज सरफेस हो गया, और इस रीजन में कुछ ना कुछ मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। और बेटा अगर मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसका कुछ एरिया यहां कंसिडर कर लेता हूं, छोटा सा।
अच्छा, एरिया को डीए बोल सकता हूँ, डीएस बोल सकता हूँ, आपको पता ही है। ये एरिया मान लो क्या हो गया, डीएस है। ओके, एक छोटा सा एरिया यहां कंसिडर कर लिया, एक यहां पे कंसिडर कर लिया। ओके, कुछ यहां पे भी कंसिडर कर लेते हैं, और थोड़ा सा एरिया कुछ यहां पे कंसिडर किया। कई तरह के एरिया, अलग अलग पोर्शन ले लिया मैंने एक क्लोज सरफेस लेकर। ओके, बट अब यहां देखते हो तो नॉर्मल इधर आएगा, सरफेस का नॉर्मल ds की डायरेक्शन चेक करो, नॉर्मल टू द सरफेस। इस जगह पर नॉर्मल टू द सरफेस यानी ds की डायरेक्शन चेक कर सकते हो, बाहर की ओर जा रही है, यहां पे भी बाहर की ओर है। यहां पे फिर नॉर्मल ऊपर चले गया, यहां पे परपेंडिकुलर बनाओ इस पे, दिस इज नॉर्मल। और इस जगह पर ये जा रहा है सरफेस का परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर बनेगा, नॉर्मल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ओके, यहां पर ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लो जी ध्यान से, यहां पर ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, सामने जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस जगह पर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना कुछ पॉइंट्स को। अगर बेटा इस जगह पर, पहले यहां देखो, इस जगह पर चेक करते हो तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है। देख सकते हो कि यहां पर क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, फ्लक्स की जो भी वैल्यू आएगी ना, ई आएगा, ए बी या कुछ ना कुछ, दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, यहां पर ई भी इधर ही है, डीएस भी इधर ही है, यहां पे जो फ्लक्स आ रही है दैट विल बी इक्वल टू, नहीं, एंगल जीरो है, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, और उसकी वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम भी आएगी। ओके, यहां पे तो एंगल ही 90 डिग्री हो गया, यहां फ्लक्स क्या बन रही है, जीरो बन रही है, यहां पर एंगल बेटा जी ग्रेटर देन 90 डिग्री बन गया, यहां पे फ्लक्स क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी, यहां तो पूरा ही 180 बन गया। 180 के केस में आपको पता है cos 180 -1 होता है, फ्लक्स मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव होगी। तो वही मैं कह रहा था, फ्लक्स में भी पॉजिटिव, फ्लक्स में भी नेगेटिव, फ्लक्स में भी जीरो, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकती है, फ्लक्स जीरो भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। ओके, अब यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है, ध्यान देना। अगर बेटा कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज नहीं है तो दूसरी बात है, लेकिन अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो आप देखो जहां पर जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे फील्ड लाइंस उस सरफेस पे एंटर कर रही होंगी, एंटर, यहां पे देखो फील्ड लाइंस एंटर कर रही है ना, एंटर, जहां फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी, नॉर्मल बाहर को आता है, फील्ड लाइन एंटर कर रही है तो फ्लक्स हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जहां पर फील्ड लाइंस सरफेस को लीव कर रही होंगी, देखो ये फील्ड लाइन इस सरफेस से बाहर जा रही है, वहां पे फ्लक्स क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके, जहां पे बिल्कुल ही 90 डिग्री हो गया वहां तो चलो जीरो होंगी, जहां पे एंटर कर रही है ना, एंटर जितने मर्जी एंगल पर, वहां फ्लक्स नेगेटिव आएगी, और जहां पर लीव कर रही है, लीव देखो ये लीव कर रही है, वहां पे फ्लक्स कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि अगर फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, एंटर, तो नेगेटिव फ्लक्स हो जाती है वहां पर, अगर फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं तो वहां पर पॉजिटिव फ्लक्स हो जाती है। ओके, अब इसको भी क्या करो, नोट करो। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे तो कुछ बातें और करने के बाद फिर हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, गॉस लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस बेटा, फ्लक्स की बातें चली रही हैं, होपफुली जितना कराया क्लियर हो ही गया होगा आपको। थोड़ी सी फ्लक्स की बात और करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद वी विल गो फॉर गॉस लॉ। एक बार स्टार्टिंग हो जाएगी गॉस लॉ, फिर से फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स पर हम आ जाएंगे उसके बाद। ओके, अभी तो स्टार्टिंग ही है, चलते रहेंगे इसके न्यूमेरिकल्स,
फ्लक्स में क्या क्या कर लिया बेटा अभी आपने? फ्लक्स में हमने पढ़ लिया कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। अच्छा, कभी कभी इसको हम ई डॉट एस भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको। कभी कभी हम ई डॉट एस भी लिख देते हैं। अच्छा, अगर जैसे मैं पिछली बार देख रहा था कि अगर बेटा हमने छोटा सा एरिया लिया, अगर तो देखो हर जगह इफ एट एवरी प्लेस एंगल रिमेन सेम, अगर हर जगह पर एंगल क्या हो जाए, सेम ही हो जाए, तो ऐसे फार्मूले से काम चल जाएगा, इन दोनों से चल जाएगा। लेकिन बेटा जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें अलग अलग जगह पर एंगल क्या था, अलग अलग था, तो ऐसी सिचुएशन में हम ओवरऑल ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे। हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे मान लो ये वाली पोजीशन थी अभी जो मैं डायग्राम बना रहा था, इसका जो डीएस है वहां पर एंगल जितना भी है उसको कंसिडर कर कर सिर्फ इस छोटे पोर्शन की फ्लक्स निकाल लेते हैं, जिसको मैंने लिख दिया, चलो मान लो डी फाई। अच्छा, छोटा एरिया तो फ्लक्स भी कैसी आ जाएगी उसकी, स्मॉल आ जाएगी, डी फाई। अब इस डी फाई का फार्मूला तो वही है ई डॉट एस या ए, लेकिन बेटा जब एरिया ही छोटा सा लिया है डी एस, जो इसकी नॉर्मल एन है, तो फ्लक्स भी छोटी आई डी फाई। अब इसको फिर ई डॉट डी एस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई डॉट डी एस लिखेंगे, कुछ नहीं, वही है। फाई इक्वल टू ई डॉट एस की बजाय फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इसलिए लिख दिया क्योंकि एरिया काफी छोटा कंसिडर कर लिया हमने, तो इसको ई डॉट डी एस लिख देते हैं। टोटल फ्लक्स अगर फाइंड करनी हो, टोटल नेट, तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब इसको कुछ ऐसे भी हम लिखते हैं। तो आज अभी स्टार्टिंग ही की है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, थोड़ा सा फार्मूला पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, है क्या चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, एक इस पे कर देते हैं न्यूमेरिकल, एक वैसी न्यूमेरिकल कर देते हैं, फ्लक्स का कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल तो डिटेल में आगे आएंगे, असाइनमेंट के साथ करेंगे जब हम, उसके बाद गॉस लॉ कवर अप कर देंगे आज, ठीक है। गॉस लॉ कवर अप कर देंगे, स्टेटमेंट प्रूफ वगैरह करा देंगे, बाकी बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट थिंग इज, एक क्वेश्चन कराया मैंने, मान लो ये बेटा जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने एक बॉक्स रख रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बॉक्स रखा है। ओके, अब क्वेश्चन है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ द बॉक्स। पहले तो हमें इसके ईच सरफेस की फ्लक्स निकालनी है, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। ओके, और अगला पार्ट इसका है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। कुछ नहीं है, वैसे ही करा देंगे, इजी है बेटा। अगर अलग अलग सरफेस की बात करते हो तो फिर देख लो यार, ये पूरा जो सरफेस है, ये यहां पर नॉर्मल इधर जा रहा है, इस सरफेस पे पहले भी मैंने बनाया था नॉर्मल नीचे जा रहा है, इस पे नॉर्मल इधर जा रहा है, टॉप पे नॉर्मल ऊपर है, यानी एरिया की डायरेक्शन। ये जो फेस है उसमें नॉर्मल तुम्हारी तरफ आ जाएगा, उसका अंदर की आ जाएगा। एक बार चेक करना, इन दिस केस बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्मल ऊपर है, एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? चेक कर लो। टॉप पे नॉर्मल ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिख ही रहा है, एंगल विल बी 90 डिग्री। जो नीचे वाला फेस है, फील्ड इधर है लेकिन इसका नॉर्मल किधर जा रहा है? नीचे। यहां पे भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। जो ये फेस है
इसका नॉर्मल तुम्हारी तरफ और फील्ड तो सीधा ही जा रहा है, नॉर्मल तुम्हारी तरफ, फील्ड सीधा ही जा रहा है। एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। और जो पीछे वाला सरफेस है उसका नॉर्मल इन्वर्ट जा रहा है, फील्ड तो सामने ही जा रहा है, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। बेटा 4 केसेस में, टॉप पे, नीचे वाले केस में, सरफेस जो तुम्हारे सामने है उसमें, और पीछे 4 केसेस में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। और आपको पता है फाई इक्वल टू होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया अगर इसकी साइड दे रखी हो ए, ओके, ए अगर इसकी बेटा साइड दे रखी होती तो एरिया कितना आ जाता है इसका ए, जो कि किसके इक्वल है, सारे सबका एरिया सेम ही है, ए स्क्वायर आ जाता। तो ई ए कॉस 90 डिग्री, चेक करो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो इस हिसाब से बेटा 4 सरफेसेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितने सरफेस की 4 सरफेसेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कितनी आ रही है 0 ही आ रही है। 4 सरफेसेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही है 0। कौन कौन से की, ऊपर वाले की, नीचे वाले की, ये जो आपके सामने इसकी और पीछे वाले की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आ रही है 0 आ रही है, क्योंकि 4 केसेस में एंगल कितना बनेगा 90। अगर टॉप वाले को 1 सरफेस मान लो, नीचे वाले को 2 मान लो, सामने वाले को 3 मान लो, पीछे वाले को 4 मान लो, तो बेटा फाई 1, फाई 2, फाई 3 और फाई 4 तो क्या आ गई, आई थिंक 0 आ गई, क्लियर हो गया होगा। अब बचते दो सरफेसेस, कौन कौन सा, ये सरफेस, इसको 5th मान लिया, इसको 6th मान लिया। इस सरफेस की अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी हो तो 5 चेक कर लो, इट विल बी ई ए कॉस 0। क्यों, क्योंकि इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, नॉर्मल भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, नॉर्मल भी इधर भी, तो ई ए कॉस ऑफ 0, कॉस 0 1 होता है, ये बन गया ई इंटू ए, जो कि क्या आ गई ई इंटू ए स्क्वायर, ये इसकी फ्लक्स हो जाएगी भाई, चेक कर रहे हैं ना, पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव, मैंने अभी बताया था। फील्ड लाइन इसमें से बाहर जा रही है ना, इस सरफेस से बाहर आ रही है, तो फ्लक्स कैसी आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, अगली बात, इस सरफेस पे आओ, छठे सरफेस पे चेक करो, ये बन रहा है ई ए कॉस ऑफ, यू कैन चेक आउट, इट इज 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल पीछे जा रहा है, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री एंगल बन रहा है इसका, 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, इसके हिसाब से इसका आंसर आ गया ई ए, नेगेटिव आ जाएगा, कॉस 180 -1, ये बन जाएगा माइनस ई ए स्क्वायर, माइनस ई स्क्वायर। फील्ड लाइन सर एंटरिंग, फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस ई ए स्क्वायर हो जाएगा, बोलो डन, माइनस ई ए स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में ईच सरफेस की फ्लक्स तो निकल ही गई। अगली बात नेट फ्लक्स। अब बेटा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6 सबको ऐड कर दो तो नेट फ्लक्स आ जाएगी, पहले 4 की तो वैसे ही 0 है, फाई 5 ई ए स्क्वायर है, छठे वाले की माइनस ई ए स्क्वायर है, तो नेट फ्लक्स कितनी आ गई जी, नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। यहां पे नेट फ्लक्स कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 0, तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। नेट फ्लक्स कितनी आ गई जी, इट विल बी इक्वल टू 0। जितनी फील्ड लाइन एक साइड से एंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइन दूसरी साइड से निकल भी रही है, तो जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइन निकल गई, दैट मीन्स नेट फ्लक्स इसके थ्रू क्या आएगी 0 आएगी। तो फ्लक्स हुआ, फ्लक्स के कंसेप्ट हुए, पता होना चाहिए, अभी और चलेगी, ये तो चलता रहेगा। ओके, फ्लक्स ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, तो अभी इतना ही है। अगली बात हम सीधा, क्योंकि आज की जो अपने टॉप पे हेडिंग थी सबसे पहले दैट वाज गॉस लॉ। ओके, सबसे पहले जो अपनी हेडिंग थी गॉस लॉ थी, तो हम गॉस लॉ पे ही चलेंगे मेनली। वापस आते हैं, हेडिंग है अपनी
गॉस लॉ नोट कर लेना, इकट्ठे मिटाएंगे। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो बेटा हमने स्टार्ट कहां से किया था? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने कहा था यार गॉस लॉ बाद में बताते हैं, हमने बताया नहीं, हेडिंग डाल के बात खत्म कर दी। पहले क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ने में लगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले किस में लग गए? एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर है, फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला क्लियर है, गॉस लॉ अपने आप ही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इज गॉस लॉ। स्टेटमेंट लिखनी चाहो लिख सकते हो कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स states that the net electric, it states that the net electric flux through a closed surface, the net electric flux through a closed surface enclosing some net charge is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the, स्टेटमेंट लिख लो जी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग सम नेट चार्ज इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि ये कोई भी किसी भी शेप का हो सकता है, इट इज ए क्लोज्ड सरफेस। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस। कैसा सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड, एनक्लोजिंग सम नेट चार्ज। एनक्लोजिंग सम नेट चार्ज मतलब इसके अंदर कुछ नेट चार्ज है, अलग अलग 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4, कई तरह के चार्जेस हो सकते हैं। टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है? Q मान लेंगे, तो ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो, Q3, Q4, एक ही हो सकता है, N हो सकते हैं, जितने मर्जी हो जाए। टोटल जो है इनका मैंने क्या मान लिया? Q मान लिया, या इसको Q नेट ही बोल देते हैं। जो इसमें टोटल चार्ज है इसके अंदर, उसको मैंने क्या बोल दिया? Q नेट। पहली बार Q नेट लिख रहा हूं, आगे से Q ही लिख देंगे। ओके, तो इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, इसके थ्रू कितनी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है फील्ड लाइंस। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस enclosing some net charge is equal to 1 by epsilon naught times, जो इसके थ्रू नेट फ्लक्स है enclosed by this closed surface, it is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। यानी जितना भी चार्ज है उसका 1 by epsilon naught कर दो। epsilon naught तुम्हें पता ही है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये इसकी फ्लक्स है जी, phi is equal to q net divided by epsilon naught। मैं इसको Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही लिखा करूंगा आगे से। Q बेटा यहां पर अंडरस्टूड है कि इट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये अंडरस्टूड है Q कि इट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो गॉस लॉ के हिसाब से एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कितनी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर चार्ज कितना है, एंड फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखना जी। बाकी आपको पता ही है कि जो फ्लक्स है उसका फार्मूला हमने क्या लिख रखा है? E डॉट ds। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉस लॉ के हिसाब से एक्सप्रेशन क्या आ गया? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज गॉस लॉ। ओके, दिस इज गॉस लॉ कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको नोट कर लो। इसके बाद क्या कर लेते हैं हम? इसका प्रूफ कर लेते हैं। ओके, इसके बाद इसका प्रूफ कर लेते हैं, एक दो बातें और करते हैं, बाकी फिर
बाद में करेंगे बेटा। तो गॉस लॉ में हमने क्या कर दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि गॉस लॉ की हमने गॉस लॉ बेटा स्टेटमेंट वगैरह कर ली। अब एक और बात कर लेते हैं, गॉस लॉ का क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर एप्लीकेशंस पे जाएंगे। ओके, तो गॉस लॉ में हमने क्या बोला कि थ्रू अ क्लोज सरफेस फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमने इसको प्रूव करने के लिए एक बेटा स्फेरिकल शेल ली। गॉस लॉ की स्टेटमेंट याद करनी है। फाई मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या है स्टेटमेंट की, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका बेटा मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। बाकी इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, स्टेटमेंट तुमने दे दी बेटा। हमने बोला लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड स्फीयर जिसके सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है। क्लोज स्फीयर है जिसके सेंटर पे क्या रख दिया हमने, एक पॉइंट चार्ज रख दिया, क्यों। ओके, फिर हमने क्या किया बेटा, इसका एक छोटा सा पोर्शन लिया ds। ओके, ये जो ds है ये इससे r डिस्टेंस की दूरी पर है। अब आपको पता है कि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के आसपास सरफेस ले लिया, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड्स। अब इस हिसाब से इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पर दैट विल बी इक्वल टू E, और इस E की वैल्यू होगी K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। होपफुली क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर जगह पर कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं बेटा, हम इसकी फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं। पहले हमने एक छोटा सा जो पोर्शन लिया ds, इसका पहले नॉर्मल देखो, बाहर को जा रहा है। ओके, E और ds के बीच में एंगल दिख ही रहा है तुम्हें, कितना एंगल है, 0 डिग्री है। तो इस छोटे से पोर्शन की बेटा अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करो डी फाई, तो इट विल बी इक्वल टू डी फाई इक्वल टू, डी फाई की वैल्यू क्या होगी, E डॉट ds, डी फाई विल बी इक्वल टू E डॉट ds, डी फाई की वैल्यू होगी E डॉट ds। ओके, इसकी वैल्यू होगी E डॉट ds। अब यहां पर टोटल अगर निकालना हो तो इसकी क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds हो गई। अब इसमें यार जब तुम खोलोगे तो बनेगा E ds cos ऑफ, E ds cos ऑफ। अब cos में एंगल लगाना पड़ेगा। अब बेटा एंगल है अगर तो थ्रू आउट सेम रहे, अगर एंगल थ्रू आउट क्या रहे, सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंगल थ्रू आउट क्या रहे, सेम, इसकी वैल्यू सेम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पुट हो जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन बेटा अगर अलग अलग जगह पे एंगल अलग अलग हो तो ध्यान रखना पड़ता है, फिर इसको स्प्लिट करना पड़ता है। अब यहाँ पे पहले हम चेक कर लें E और ds के बीच में एंगल सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा। हमने चेक किया कि ds इस जगह की जगह अगर मैं यहाँ ds ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह भी इसका रेडियली आउटवर्ड आना है। ds अगर मैं चेक करूंगा तो ds इस डायरेक्शन में आना है। तो हम चेक करेंगे E और ds के बीच में यहां पे भी एंगल क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ये सिंपल केस है, जहां मर्जी रख लो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और ds भी नॉर्मल लेंगे तो सेम ही आएगा। तो बेटा E और ds के बीच में एंगल इस केस में तो हर जगह क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। लेकिन आगे कुछ केसेस आएंगे जहां पे सेम नहीं आएगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, यहां नहीं करने की जरूरत, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है E और ds के बीच का एंगल सेम है कि चेंज होगा। यहाँ तो सेम है, यहाँ पे भी E डॉट ds के बीच में यहाँ लिया होता है, यहाँ जहाँ मर्जी ले लो सेम है। इसलिए बेटा जी जब इसको मैं खोलूँगा तो एंगल यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ मर्जी ले लो, E और ds के बीच में एंगल 0 ही रहना था। इसलिए जब मैंने इसको ओपन किया तो बन गया E ds cos ऑफ 0 डिग्री
ये हो गया एफ फाई, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ओके। यहां क्या आ गया, cos 0 की जगह 1 आ गया। अच्छा, ये जो पूरा गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ में जब भी इंटीग्रेशन लगाते हैं ना, इंटीग्रेशन पहले जो मैंने लिखवाया इसमें भी करेक्ट कर लेना, इंटीग्रेशन में ये सर्कल सा जरूर लगा देते हैं। इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल मतलब कि जो गॉस लॉ का सरफेस हम ले रहे हैं ना, वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो पूरे गॉस लॉ में क्लोज इंटीग्रल यूज होता है। तो यहां पे हम भी क्या कर देते हैं, इनको क्लोज इंटीग्रल ही कर देते हैं। बाकी कुछ इसमें बचा नहीं है करने के लिए। ई की जगह के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये रहा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, बेटा डीएस ये छोटा था, अब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो ओवरऑल 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 क्या आ जाएगा, पूरे के पूरे स्फेयर का, पूरे स्फेयर का ओवरऑल सरफेस एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस किया बेटा, तो स्फेयर का एरिया लगाना पड़ेगा। स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके हिसाब से जो फ्लक्स आ गई, फ्लक्स इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो। यहां पे आ गया Q, यहां पे आ गया आर स्क्वायर, ऊपर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई ने 4 पाई को काटा, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को कौन सा छोड़ दिया, काट दिया। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमने बोला था कि E डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने E डॉट डी एस से देखो स्टार्ट किया था, E डॉट डी एस से स्टार्ट किया था और E डॉट डी एस प्रूव होके किसके इक्वल आ गया, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यार ये है गॉस लॉ और उसकी स्टेटमेंट, ये